आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और उसी पे बेस्ड है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन चेक करने के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2i प्लस 3z इक्वल टू 4, 2x plus 3y plus 4z equal to 5 and 3x plus 4y plus 5z equal to 6 has A ऑप्शन में गिवन है यूनिक सोल्यूशन, बी ऑप्शन में गिवन है नो सोल्यूशन, सी ऑप्शन में गिवन है इनफाइनाइट सोल्यूशन और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखो यहाँ पर जो है हमको सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन में क्या करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये सबको आइडिया होना चाहिए। फॉर यूनिक सोल्यूशन हमको क्या पता होना चाहिए कि डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। नो सोल्यूशन के लिए डी की वैल्यू तो ज़ीरो होनी चाहिए और एटलीस्ट वन ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ dx dy dz आर नॉन जीरो। ये कभी जेई की प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए डी की वैल्यू तो ज़ीरो होनी ही चाहिए, dx dy और dz भी ज़ीरो होनी चाहिए। अब dx dy और dz क्या है, ये कैसे निकाले जाएंगे तो देखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पर d। तो d का मतलब क्या होता है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो लिख देते हैं 1 2 3 2 3 4 और 3 4 5। अब देखो इस तरह के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको एक्सपैंड करें फिर आपको dx निकालना है उसको भी एक्सपैंड करें। पहले d को देखते हैं। हम देख रहे हैं सब में 1 1 की गैपिंग। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 के बाद 2 आ रहा है, ये 2 के बाद 3, ये 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, ऑर्डर ही सेम है। अगर मैं यहाँ पर C2 में या R1 में R1 माइनस R2 कर दूँ या C2 में C2 माइनस C1 कर दूँ और C3 में C3 माइनस, या एक काम करूँ ना, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं। देखो इस तरह सीधे सीधे हमें यहाँ पर, या चलो ये लिख दिया, इसको कर देते हैं हम कि C2 में हमने C2 माइनस C1 कर दिया और C3 में C3 माइनस C2। तो C1 को टच नहीं किया, C2 माइनस C1 करोगे तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1 और C3 में C2 करोगे तो 1 1 1। ये देखो दो कॉलम ही सेम हो गए और ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहीं से हमको आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं इससे इसको माइनस करूँ और इससे इसको माइनस करूँ, सब में 1 का डिफरेंस है तो सॉल्व क्यों करूँ मैं। यहाँ पर मैं सीधे बोल सकता हूँ कि भाई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। फिर अब आ जाते हैं dx पे। dx के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो x का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। तो x का कोफिशिएंट है 1 2 3, तो वो आ जाएगा 4 5 और 6, ठीक है। और दूसरा y और z में कोई चेंज नहीं है, 2 3 3 4 4 5। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें भी 1 1 की गैपिंग है। देखो ना, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा है, ये है कि नहीं, गैपिंग सेम है। अगर आप किसी दो को माइनस भी करेंगे तो भी वैल्यू सेम आने वाली है। तो ये डिटर्मिनेंट भी एक्सपैंड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो C1 माइनस C2 कर लो, C1 में C1 माइनस 2 C2 कर लो। मतलब कुछ कुल मिला के आपको दिखाई दे जाएगा कि भाई ये दो डिटर्मिनेंट, इनसे भी दो कॉलम या दो रो जो है वो सेम आ जाएगी। आएगी कि नहीं, क्योंकि 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा, 5 माइनस 4। अगर C1 में C1 माइनस C3 कर दूँ मैं तो क्या आ जाएगा, 1 1 और 1। और C2 को टच नहीं करता हूँ और C3 में फिर मैं C3 माइनस C2 कर दूँ तो तब भी 1 1 1 आने वाला है। तो क्यों बार बार ये दिखाना, मुझे आइडिया हो रहा है कि dx भी ज़ीरो होने वाला है। अब जरा dy को देखते हैं, dy में y वाले को कोफिशिएंट को, हाँ dx में,
चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये dx में जो है वो आंसर 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं इसको। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया। 4 इंटू 5 3 ज़ा 15 माइनस 16 माइनस 2 इंटू 5 5 ज़ा 25 माइनस 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 इंटू 5 4 ज़ा 20 माइनस 18। तो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 और 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2 20 माइनस 18 2। तो -2 और -4 -6 और +6 ये 0 आ गया। चलिए अब dy देख लेते हैं। y में y वाले कोफिशिएंट चेंज करेंगे कांस्टेंट से, यानी 4 5 6 से, और 3 4 5 सेम रहने वाला। इसको देखते ही मैं लिख दूंगा 0, कुछ नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत है। और dz में z वाले को चेंज करना है, तो ये 2 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 5 6। यहाँ भी अगर आप करेंगे इसी तरीके से तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि d भी 0 आ रहा है, dx dy dz ये सारे के सारे 0 आ रहे हैं। तो अगर ये सब 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी भी कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है ये बात? चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। कुछ बचा हुआ है जो बोर्ड में के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी है ये पार्ट जो अब हम करने जा रहे हैं। आपने किया भी है, 10th में भी ये शायद पार्ट आपने किया होगा, बस डिटर्मिनेंट के मेथड से नहीं किया, कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ये बोर्ड में भी कुछ है इसमें से पॉइंट्स। यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, use of determinant in coordinate geometry। तो अब क्या क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स हैं जो डिटर्मिनेंट में यूज़ होने वाले हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है पहले तो 10th में भी पढ़ी हुई थी थोड़ी सी, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो 11th में पढ़ी। तो उन्हीं को बस डिटर्मिनेंट में लिखना हमको यहाँ पर सीखना होगा। जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, वो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, क्योंकि उसकी 3 वर्टिसेस गिवन होंगी। तो पहला पॉइंट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें गिवन क्या होगा यहाँ पर, लेट द ए, या ऐसे लिख लेते हैं, लेट अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, उसकी वर्टिसेस जो है वो गिवन है। कैपिटल ए का नाम है x1 y1, बी का नाम है x2 y2 और सी का नाम है x3 y3। ये तीनों गिवन है। एक ट्रायंगल हमको गिवन है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। अब हमें इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का मेथड आपने सीखा था, वैसे अभी मैं इसमें डिटर्मिनेंट के मेथड से लिखता हूँ। तो डेल्टा, और ये डेल्टा किसको डिनोट करता है, एरिया को, ये होता है हाफ। और इसको डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखते हैं x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करता है। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, जो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है उनको उनकी जगह पे रखना पड़ेगा। आपने ये 10th में नहीं पढ़ा था, आपने 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद है आपको? ये आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में। तो ये वही है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं ना डिटर्मिनेंट को, तो इसी से ये मिलने वाला है।
ठीक है, लेकिन जब वो कहेगा कि भाई डिटर्मिनेंट में लिख कर फिर एक्सपेंड करिए, तो फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में पहले ये लिखना पड़ेगा और फिर उसको एक्सपेंड जब आप करेंगे तो यही मिलने वाला है। आप इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग या कैसे भी करेंगे तो यही मिलेगा। इससे जो वैल्यू आएगी और जो ऊपर से वैल्यू आएगी दोनों सेम आने वाली। क्लियर हो रही बात? और इसी में वो कह देता है कि यही जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर प्रूफ कर दो। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है, कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए पॉइंट? बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कंडीशन इफ 3 पॉइंट x1, y1, x2, y2 और x3, y3 आर कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर है तो इनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या हो जाता है, 0। यानी ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में लाई करेंगे, तो इनसे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो इसलिए इनका एरिया भी नहीं होगा, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने निकाला है अभी, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो इसमें तो हाफ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे क्या लिखेंगे, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा बन जाएगा जब ये कोलिनियर हमसे बोला जाएगा कि चेक करो कहीं ये कोलिनियर तो नहीं। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, अगर तीनों पॉइंट इक्वल ही हो गए तो फिर वो 3 पॉइंट कहाँ, वो तो फिर एक ही पॉइंट हो जाएगा। जैसे पहले के कोऑर्डिनेट 1, 2, दूसरे के भी 1, 2, तीसरे के भी 1, 2, तो वो तो एक ही पॉइंट हो गया। लेकिन अगर हम कह दें कि एक के कोऑर्डिनेट 1, 2 है, दूसरे के 2, 4 है, तीसरे के 3, 6 है, ऐसे कुछ मल्टीपल में ले लें और बाद में कॉमन आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो कोलिनियर है। लेकिन अगर तीनों पॉइंट ही हमने सेम ले लिया तो वो फिर 3 पॉइंट नहीं, वो तो सिर्फ एक ही पॉइंट बचा। ओके, अभी क्वेश्चन करते हैं इनके। कंडीशन, नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी 3 लाइन्स। 3 लाइन्स हमको गिवन है और वो हमको चेक करके बताना है कि वो कंकरेंट है कि नहीं। ये आपको याद होगा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन जब पढ़ रहे थे हम लोग, तब हमने ये किया हुआ है। कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन, 3 लाइन्स कंकरेंट कब हो। कंकरेंसी का मतलब क्या होता है, कंकरेंसी का मतलब होता है कि ये तीनों लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट से पास करेंगे। मतलब कोई एक ऐसा, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मीडियन के बारे में आपने सुना होगा कि ट्रायंगल की जो मीडियंस होती है वो कंकरेंट होती है। तो मतलब तीनों जो लाइंस हैं, तीनों जो मीडियंस हैं, ए डी बी ई और सी एफ, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल की 3 मीडियंस होती हैं, ए डी बी ई और सी एफ। तो ये कंकरेंट होती है। तो कंकरेंट का मतलब अब समझ में आ गया, ये ए डी है, ये बी ई है और ये सी एफ। ठीक है, तो 3 लाइन जो होंगी वो कंकरेंट होंगी। कंकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से पास करेंगे और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल जी, यानी कि सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो कंकरेंसी का मतलब समझ में आ गया। तो कंकरेंसी अगर 3 लाइंस की कभी हमको चेक करनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसके हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे, अभी तो हम केवल डिटर्मिनेंट वाला ही मेथड करेंगे। वैसे इसका मेथड सबसे इजी क्या होता है कि कोई भी 2 लाइन उठा लो। जैसे मान लो हमें 3 लाइंस गिवन है, let 3 lines be a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 और a3x plus b3y plus c3 equal to 0। ये 3 लाइंस गिवन है। देन हम क्या करेंगे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व एनी टू, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। सॉल्व एनी टू इक्वेशन
एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब x कॉमा वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और फिर ये जो x और y की वैल्यू आई है वो किसी भी तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाइज थर्ड इक्वेशन। कोई भी तीसरी इक्वेशन जो बची होगी उसी में हम पुट कर देंगे, और अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब कि वो कोल कनकरेंट है। वो पॉइंट्स क्या है, वो लाइंस क्या है, वो कनकरेंट है। अब बात क्लियर हो रही कंकरेंसी का मेथड क्या होगा। तो उसी को सॉल्व करने के बाद एक डिटर्मिनेंट में बना दिया गया। तो डिटर्मिनेंट में क्या है, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड। डिटर्मिनेंट का मेथड क्या है कि हम तीनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है, इफ थ्री गिवन लाइंस, वन इक्वेशन, टू इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन आर कनकरेंट, अगर ये कनकरेंट है तो हम क्या करेंगे, इनका जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और ये c3, इसको क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल टू क्या कर देंगे, ज़ीरो। डिटर्मिनेंट में रखेंगे और उनकी वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे, तो उससे हम कंकरेंसी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अगर हमारे पास सब्जेक्टिव आता है और वो कहता है कंकरेंसी प्रूव करो, तब तो हमें ऐसे ही करना चाहिए कि डिटर्मिनेंट मेथड से करो। और नहीं तो सबसे बढ़िया है कि पहले दोनों को सॉल्व किया, कोई भी दो इक्वेशन को इजीली अगर सॉल्व हो रही तो सॉल्व कर लिया और उसको थर्ड में पुट कर दिया और सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इजी पढ़ने वाला है। एक डिटर्मिनेंट छोटा सा बनेगा, उसको एक्सपैंड करना है और जीरो कर देना है, बात खत्म। क्लियर हो रही बात। अभी हम क्वेश्चन सारे करेंगे इनके एक साथ। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर भी। अब नेक्स्ट, जी हाँ ये वही है, d इक्वल टू ज़ीरो। तो अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंडीशन। अब जब सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिवन होगी, मतलब एक्स वाई और जेड तीनों गिवन होंगे, एक्स वाई और जेड तीनों गिवन होंगे, तो उसके लिए भी नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, कंडीशन फॉर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन in x and y, in x and y represent pair of straight line, represent pair of straight line, pair of straight line। तो ये भी हमने जो है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है, लेट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन बी और सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक्स और वाई में क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर जो कोनिक्स की भी इक्वेशन होती है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन होती है। अभी आपको याद आएगा इसको देख के, हमने पिछली क्लास में ये किया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है रिप्रेजेंट करता है कोनिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है ये, और ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो होती है और कोनिक्स में डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये हमने पढ़ा था वहाँ पर, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा वही है जो यहाँ पर हमने पढ़ा था पहले वहाँ पर, इसको बोलते हैं ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये डेल्टा है। और इसी को जो है हमें डिटर्मिनेंट में कैसे रखते हैं, वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ए एच जी एच बी और एफ और जी एफ और सी। और ये एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है। अगर आप इसमें
ए और ए ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों वैल्यू जो है वो सेम आने वाली। देखो ए एच जी यहाँ रो में भी है, फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी। सिमेट्रिक करते हैं ना, डैश निकालेंगे तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा हमारे लिए, इसको भी आप ध्यान से रखें अपने पास। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ज़रूरी नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इसी में डायरेक्ट पुट कर देंगे। और सब्जेक्टिव या बोर्ड लेवल में क्वेश्चन तो इस टाइप का आने वाला है नहीं, क्योंकि ये बोर्ड लेवल में इंडिकेट नहीं किया गया है। तो इसलिए आपको तो जो है सीधे यही याद रखना चाहिए, डेल्टा का जो फॉर्मूला ए बी सी, ये कोनिक्स में हमने पढ़ा हुआ था। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको मिलेगा यहाँ पे। और ये रिप्रेजेंट करता था सर्कल को, पैराबोला को, एलिप्स को, हाइपरबोला को। उनकी भी अलग अलग कंडीशंस होती थी। अब वो सब यहाँ बात करने लायक नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी तो हम, आप चाहें तो देख सकते हैं बाद में, क्योंकि नोट्स में आपके सारा कुछ होगा जो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये भी हो गई एक कंडीशन, इसका भी हमें ध्यान रखना है खास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लिखते हैं, जरा जितना भी हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस लिखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं इसमें से। तो एक बार जो भी तीनों कंडीशंस है, चारों हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की और जो भी हैं वो सारी आप एक बार पढ़ लें और उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are ए के कोऑर्डिनेट 3,2 है, बी के कोऑर्डिनेट 11,8 है और सी के कोऑर्डिनेट है 8,12। ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू होता है हाफ x1 y1 z1, सॉरी x1 y1 1 और x2 y2 और 1 और x3 y3 और 1। तो बस हाफ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 3 2 और 1, दूसरा हो गया 11 8 और 1, 8 12 और 1। और बस जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 50। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर एक और लिखते हैं, कंकरेंसी का भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द लाइन्स 2x minus 2x plus y minus 1 equal to 0, ax plus 3y minus 3 equal to 0, 3x plus 2y minus 2 equal to 0 are concurrent। तो अगर ये concurrent है तो a की वैल्यू क्या होगी। इसमें भी वही सेम काम, डिटर्मिनेंट इसका भी 0 कर देना है। करें आप 0 इसका डिटर्मिनेंट, 2 1 minus 1, a3 minus 3, 3 2 minus 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर अननोन सिर्फ ए है, ए की वैल्यू आ जाएगी।
हो गया। तो 2 ले लेते हैं, तो ये देखो 2 लिया हमने, -6 और ये माइनस ऑफ माइनस +6, फिर 1 ले लिया, तो 1 ले लिया तो -1 लेना पड़ेगा, तो दूसरे का साइन माइनस का 1 हो गया, तो -2a और +9, और थर्ड में फिर -1 ले लिया, तो 2a -9, तो ये बन गया, ये 6 और 6 ये तो 0 हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2a -9 और -2a +9 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 इक्वल टू 0, तो 0 तो हमें प्रूफ नहीं करना था, उसने तो कहा था कि कंकरेंट है, हमें चेक थोड़ा ना करना था, तो कंकरेंट था तो इसलिए हम 0 लेके चले थे, लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि a चाहे जो भी आप ले लो, देखो ना a चाहे कोई भी वैल्यू लोगे, a से a कट हो रहा है, तो अब पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a की कितनी वैल्यूज हो सकती है, तो अब आप सोच समझ के बताएं कि a जब कट हो रहा है यहाँ पर, तो a की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, या a की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ a, अगर ये 0 नहीं होता तो a की एक वैल्यू आ जाती, आंसर हो जाता, तो यहाँ पर तो सारी, हाँ, तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ, तो आंसर हमारा हो जाएगा a की वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि रियल भी अगर हम लेते हैं तो भी इनफाइनाइट रियल नंबर पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का अगर हमें मिलता है, तो कंकरेंसी का पार्ट भी बहुत इजी है, हम कर लेंगे, बस डिटर्मिनेंट में सिर्फ डिटर्मिनेंट ही तो एक्सपेंड करना है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 2x² + 7xy + 3y² + 8x + 14y + lambda equal to 0 represent पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कह रहा है कि ये लाइन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो ज़रा आप लैम्डा की वैल्यू बताएं क्या होगी। ए ऑप्शन में गिवन है 2, बी में लिखा है 4, सी में है 8 और डी में है 16। क्या करेंगे, या तो हम इसको डिटर्मिनेंट में रख दें, और यहाँ हमने पढ़ा अभी कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c equal to 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या कंडीशन होती है अगर रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, अभी ऊपर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है कि अगर ये रिप्रेजेंट को करती है तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, तो यही जो डेल्टा है आप चाहे तो इसको डिटर्मिनेंट में रखें, तो यह इसी कोई ज़रूरत नहीं है खास, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी, इसकी ज़रूरत ही नहीं कि पहले इसको रख के बाद में इसको एक्सपेंड करें, इससे अच्छा हम सीधे ये याद रखें ए बी सी + 2f(g(h) -af² -bg² -ch² इक्वल टू 0, जब आप यहाँ पर ए बी सी और एफ जी एच सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, करें आप इसको भी सॉल्व करें जल्दी से। टू एक्स स्क्वायर प्लस 7xy + 3y² + 8x + 14y + लैम्डा इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² + 2hxy + by²
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हमने किया इसको कंपेयर और यहाँ से निकाल दी हमने a की वैल्यू आ गई 2, 2h की वैल्यू 7 है तो h की वैल्यू आ गई 7/2, b की वैल्यू आ गई 3, 2g की वैल्यू आ गई 8, x और x के कोफिशिएंट को इक्वेट कराया और 2f की वैल्यू आ गई 14 तो f की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू आ गई लैम्डा। ये सारी वैल्यूज उठाई और इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ये सारी वैल्यूज जितनी भी है ये सारी वैल्यूज उठाई और ये सारी की सारी इसमें पुट कर दिया। तो ए बी सी, जब ए बी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2f इंटू जी और इंटू एच की वैल्यू है 7/2 माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी लैम्डा और इंटू एच स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 6 लैम्डा और ये 2 से 2 कट हो गया, 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 करेंगे तो 98 और इंटू 2 और करना है तो 196 माइनस 49 इंटू 2 98 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 हो गया, माइनस 49/4 और इंटू लैम्डा हो गया, लैम्डा स्क्वायर नहीं बोलेंगे क्योंकि लैम्डा का तो स्क्वायर हुआ नहीं, सिर्फ 7/2 का स्क्वायर है। ओके, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर अननोन हमारे पास लैम्डा बच गया, इसी को सॉल्व कर लेना। तो 6 लैम्डा माइनस 49/4 इंटू लैम्डा और ये हो जाएगा 98 प्लस 48 माइनस 196 और बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 24 माइनस 49 तो ये हो जाएगा 24 माइनस 49 24 और ये हो गया 9 माइनस 4 5 4 माइनस 2 तो माइनस 25/4 इंटू लैम्डा और ये भी माइनस का ही आएगा क्योंकि ये दोनों ऐड करेंगे तो 98 माइनस 48 तो ये 50 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, माइनस से माइनस कट कर दिया, हमको लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 से कट कर दो इसको तो 25 इंटू 25 2 हो जाएगा और लैम्डा इक्वल टू 4 2 8 तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने किए। यहाँ पर हमने जो ये कॉन्ग्रुएंट वाला पॉइंट लिखा है, यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंट लिखा है 3rd पॉइंट और फिर ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। फिर 5th पॉइंट में भी वही है, कॉन्ग्रुएंसी है, लेकिन कई बार एक अलग नाम से भी पूछा जाता है तो वो भी लिख लेते हैं। 5th वही सेम है जो कॉन्ग्रुएंसी वाला पॉइंट है, लेकिन ये अलग नाम से पूछा जाता है तो इसको भी लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास सपोज करिए a1x b1y और c1 इक्वल मतलब 3 इक्वेशन उसी तरीके से जैसे अभी हमने पीछे किया था, तो ये यहाँ पर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी of 3 linear equation in 2 unknown। 2 unknown का मतलब है सिर्फ इक्वेशन तो 3 मिलेंगी लेकिन अननोन जो है वो x और y में ही होंगे। तीनों के अननोन जो है उसमें x y और z में होंगे तो 3 अननोन हो जाएंगे। यहाँ पर वो कह रहा है कि सिर्फ 2 अननोन ही चाहिए, तो मतलब 3 इक्वेशन तो मिलेंगी लेकिन अननोन जो है वो x y ही रहेंगे। एक्स वाई जेड वाले के लिए अलग कहानी हो जाएगी, लेकिन एक्स और वाई के लिए जो है वो 3 इक्वेशन दी होंगी लेकिन अननोन हमारे पास 2 ही है। क्या होगा ये वैसे हम पिछली क्लास में कर चुके हैं इसके बारे में। सपोज करो हमें 3 लाइन ये गिवन है, जैसे अभी हमने ऊपर भी किया हुआ उसमें कॉन्ग्रुएंसी में क्या किया हमने, कंकरेंसी में हमने क्या किया था कि कंकरेंसी में हमने कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व किया और तीसरे में पुट कर दिया और जैसे ही तीसरे में पुट किया तो डिटर्मिनेंट जो है वो डी जो है वो 0 आ गया।
यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा ये लिखा हुआ है ना, पहले जैसे ही दो इक्वेशन, ये कैसे बना होगा, अगर कोई पूछे हमसे कि भाई ये फार्मूला कैसे बना है, तो हम क्या बताएंगे उसको कि भाई पहले दो इक्वेशन को सॉल्व किया और थर्ड वाले में पुट कर दिया, तभी तो ये बना है। ये जो कहानी लिखी हुई है इसी से ये बना हुआ है कि पहले कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करो, थर्ड में पुट कर दो, तो यही बनने वाला है। तो आप ज़रूर एक बार इसको चेक करके देख लेंगे कि क्या ऐसा होता है, क्या यही बनता है। मतलब अगर हमारे पास ये तीन लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये थ्री लाइंस हैं और इन लाइंस के बारे में कह रहा है कि ये कंसिस्टेंट है, विल बी कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट है देन जो इनका d है वो ज़ीरो होगा। d का मतलब वही जो अभी हमने देखा था, डिटर्मिनेंट a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 और ये c3। तो सेम वही चीज़ें हैं, सब घूम घूम के आ रही हैं। बस हमको यही ध्यान रखना है इसमें कि अगर ये करंट है या फिर उसने बोल दिया कंसिस्टेंट है, तो भी हमें d की वैल्यू ही ज़ीरो करनी है। क्लियर हो रही बात? अब आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे आपने अभी कंकरेंसी में देखा, कंकरेंट लाइन में उसमें कैसे प्रूफ हुआ है। भाई अगर हम इसका प्रूफ चाहे या कंकरेंसी वाले का प्रूफ चाहे तो आप खुद इसको कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, प्रूफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दो इक्वेशन है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो, इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। ये सॉल्व हो जाएंगी इजीली, और इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। पहली इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे मान लो जैसे हमको x को कट करना है, y निकालना है, तो हम पहली वाली इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, a2 का, और दूसरे में किसका कर देंगे, a1 का। तो a1 a2x प्लस b1 a2y और प्लस c1 a2 इक्वल टू ज़ीरो। दूसरे में क्या हो जाएगा, a1 a2x प्लस b2 a1y और प्लस c2 a1 इक्वल टू ज़ीरो। एक से दूसरे को माइनस कर देना, ये कट हो गया, b1 a2 माइनस a1 b2 ये आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा यहाँ पर, तो c2 a1 माइनस a2 c1। तो यहाँ से y की वैल्यू इजीली आ जाएगी। अगर हम इधर उधर अरेंज कर दें इसको, माइनस करके माइनस कट कर दें, तो a2 c1 माइनस a1 c2, और नीचे भी चेंज कर दिया हमने, माइनस कॉमन लेके a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया, ये y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जो काम हमने यहाँ पर किया था वही हम, या तो हम y की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दें, थर्ड वाली इक्वेशन में या इन्हीं दोनों में, सॉरी फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि इन्हीं दोनों को पहले सॉल्व करना है ना, तो यहीं पे हमने पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट और सेकंड, देन x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, इतना भरोसा है मुझे। b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। सबको पता है x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये आ गई दोनों वैल्यू। ये x और y की वैल्यू जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। पुट x एंड y इन इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन थर्ड है उसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू ज़ीरो। जैसे ही इसमें पुट करोगे आप, तो a3 इंटू एक्स की वैल्यू देखो ये है b1 c2 माइनस c1 b2, और ये अपॉन वाला सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में, a2 b1। ये कंकरेंसी का भी यही प्रूफ है, b3 इंटू वाई है, तो a2 c1 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 और प्लस c3 इक्वल टू ज़ीरो। जैसे ही आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो a3 इंटू b1 c2 माइनस c1 b2 प्लस b3 इंटू a2 c1 माइनस c2 a1 और प्लस c3 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। और ये जो बना हुआ है ना, ये यही लिखा हुआ है जो डिटर्मिनेंट है, a1 b1 c1 a2 b2 c2
और A3 B3 और C3। बस हमें ये एक्सपेंड किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें जो थर्ड वाला जो रो है ना उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है। तो A3 B3 C3 अपने आप बाहर आ जाएंगे और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो ये इसका प्रूफ हो गया, कंकरेंसी का भी प्रूफ हो गया और इसका भी हो गया, जो ये कंसिस्टेंसी है दोनों का। इसमें कोई डाउट है तो बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आप लिख लें इसको, और बहुत इजी है, आप सॉल्व कर लेंगे इसको। इसमें कह रहा है कि 3 इक्वेशन है, ये भी कभी पहले जेई के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कंसिस्टेंस है तो लैम्डा की वैल्यू बताइए क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the following equation are consistent। ये 3 इक्वेशन दी गई हैं और वो कंसिस्टेंट है, और इक्वेशंस है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है x इंटू लैम्डा प्लस 1 प्लस वाई इंटू लैम्डा प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन है x माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके हमको लैम्डा की वैल्यू बतानी है क्या। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। बस करना क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 को हमें क्या करना है, बस हमें यहाँ पे पुट कर देना है जो फॉर्मूला है हमारा। तो क्या होगा, A1 B1 C1 कंसिस्टेंट है, तो 1 1 और -3 पहला वाला हो गया इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 -8, तीसरे में 1 -1 माइनस लैम्डा और 2 प्लस लैम्डा। ठीक है, तो फिर ये वही एक डिटर्मिनेंट होगी जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हो जाएगा, इसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, मैं आंसर बता देता हूँ, इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लें। आंसर लिख लें यहाँ पर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू एक आएगी 1 और एक -5/3। तो लैम्डा इक्वल टू 1 और -5/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक इसी से रिलेटेड एक होमवर्क भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है और ऐसे ही सेम है, बस यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज़ कर दिया गया। इफ ऐसे लिखा है क्वेश्चन, इफ p स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन then in order that और इक्वेशन हमको क्या क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 7x माइनस 2y इक्वल टू 2, और थर्ड वाली इक्वेशन कुछ ऐसे गिवन है, 3 पाई इंटू एक्स माइनस 2e इंटू वाई इक्वल टू 4 है, और वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में। मे बी कंसिस्टेंट, ये कह रहा है ये कंसिस्टेंट है, इज दैट ए शुड बी लाई। कह रहा है कि ए का इंटरवल बताना है कि ये ए कहाँ कहाँ के बीच में लाई करेगा। ए ऑप्शन में गिवन है 1/2 से लेकर 1 तक, बी ऑप्शन में गिवन है 2 to 3, सी ऑप्शन में है 3/2 से 7/4 ओपन इंटरवल, और डी में है 1 to 3/2 ओपन इंटरवल।
अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या चेंजेस है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। आपको पता है कि अगर तीन इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है तो आप तुरंत डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो पहला आ जाएगा 2 -3 4 7 -2 और 2। तीसरे में क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 पाई, दूसरे में माइनस का 2e ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, और तीसरे में ये 4a। तो अब 3 पाई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 पाई, सबको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो 3 3 ज़ा 9 पॉइंट समथिंग होगा, तो 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 9। इसी तरह माइनस का 2e का बताओ ज़रा क्या होगा, माइनस का 2 और e की वैल्यू 2.78 समथिंग होती है। इस e की वैल्यू, जो e एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। तो इससे बताओ ज़रा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का क्या वैल्यू दे देगा, ये सोच समझ के बताना है। वैल्यू बतानी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हट गया, ये आ जाएगा 2 7 जा 27 का 5.4। तो 5.4 माइनस के 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -5 आएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस का 5.4 -5 और -6 के मिड में होगा, कि -4 और -5 के मिड में होगा। तो फिर आइडिया लग जाएगा कि इसकी वैल्यू -5 आएगी। अब इन्हीं की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, 2 -3 4 7 -2 और 2, और 3 पाई की वैल्यू आ गई है 9, और इसकी वैल्यू आ गई -5, और इसको एज इट इज़ रहने देते हैं 4a। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब अननोन हमारे पास 4a आ गया, इस 4a की वैल्यू निकालनी है। तो बस अब ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, 4a की वैल्यू निकालनी है, और जब a आ जाएगा तो फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो आप इसको करें जल्दी से, a की वैल्यू बताएं क्या आ रही, 4a की वैल्यू हो जाएगा एक्सपेंड ये। तो ये 2 ले लेते हैं, तो ये माइनस का 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, और 5 2 ज़ा 10, तो ये -10 है, तो +10 हो गया, -3 +3 हो जाएगा, तो 7 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, -18 आ जाएगा, और प्लस के साथ 4 आ जाएगा, -35, 7 5 ज़ा 35, और 9 2 ज़ा 18 +18 इक्वल टू 0। तो -4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, +10 2 ज़ा 20, 3 7 ज़ा 21, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, -54, -140 हो जाएगा। अच्छा, इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, 18 2 ज़ा 36 होता है ना, तो इसको फिर अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है। 35 में पहले 18 को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, और फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 4 को बाहर ही रहने देते हैं यहाँ पर, 21 और ये 4, इसको सॉल्व कर दिया, तो 15 -8 ये हो गया 7, और 2 -1 1 हो गया, तो माइनस का 7 4 जा 17 4 जा 68 हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, अब बताओ क्या आ रहा है। तो ये हो गया 17 इंटू 4 है, और ये कितना हो जाएगा,
50 और 20, 54 और 20 -34 तो +34 हो गया, और 17 4 जा 68 हो गया। 17 से डिवाइड कर दो, 17 2 जा और 17 4 जा 68, आ गई वैल्यू। ये वैल्यू आ जाएगी ना 6। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4a की वैल्यू 6 आ गई। अब जरा इसके बाद क्या करेंगे ये देखते हैं। तो बताओ 4a की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4a की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब 4a किसके किसके मिड में रहा होगा, 6 से लेकर 7 के मिड में रहा होगा। और दोनों में क्लोज तो लग नहीं सकता, 6 पे क्लोज होगा और 7 पे ओपन हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/4 से लेकर 7/4 के मिड। तो 3/2 से a की वैल्यू जो है वो 7/4, यानी एक तरफ तो क्लोज्ड इंटरवल हो गया 3/2 और दूसरी तरफ ओपन इंटरवल। ये ओपन क्यों आया, क्लोज क्यों नहीं आया, ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि 6.999 तक की वैल्यू का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी वैल्यू 7 भी हो जाएगी, 7 तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए वहाँ पर ये किया गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक बात, समझ में आ गई सबको? अब एक और लिख लेते हैं आर्टिकल, लास्ट बचा हुआ एक। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, इनके बारे में वैसे मैंने पहले बात कर ली हुई है, लेकिन आज हम उसके बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले हम बात कर चुके हैं, अभी याद आएगा आपको हमने इसके बारे में कहाँ पर बात की थी। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाई और जेड जो है सेम पावर में हो, सेम पावर में हो तो उसको बोल देते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ, लिख लेते हैं इसके बारे में, a system of linear equation, a system of linear equation is said to be homogeneous if the sum of powers of variable in each term is 1। मतलब हर एक वेरिएबल का जो सम है, जैसे मान लिया कि इक्वेशन हमारे पास ऐसी कोई गिवन है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी पावर कितनी है, 2 है। पहले वाले की पावर कितनी है, ax² है, तो x की वैल्यू जो है वो 2 हो गई, तो इसकी पावर तो 2 हो गई। दूसरे वाले में x और y दोनों है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, उसकी पावर भी 2 है। तीसरे वाले में क्या है, तीसरे में भी by² है, तो उसकी पावर भी क्या है, 2 है। तो y, ये x² है, x² में भी पावर 2 है, 2hxy है, उसमें भी पावर 2 है, और by² में
एक्स और वाई की पावर 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर भी 2, इसकी भी 2 हो गई और तीसरे की भी। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, उसमें पावर जो है वो सेम रहनी चाहिए। अब जरा देखते हैं, लिखते हैं इसमें। जी हाँ, जी। तो अब हमने लेट कर लिया, लेट द थ्री इक्वेशन, थ्री होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हमने लेट कर लिया। लेट द थ्री होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री अननोन एक्स वाई और जेड। इन एक्स वाई और जेड थ्री अननोन में हमने लेट कर लिया थ्री इक्वेशन। और वो इक्वेशन है जो पहले भी हम कई बार लेट कर चुके हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू कॉन्स्टेंट जीरो ले लिया, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू ज़ीरो और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू ज़ीरो। ये तीन हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि भाई बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी इन तीनों में, जो हमें दिख रहा है वहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि सबके इक्वल में ज़ीरो आ रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको देख के क्या आइडिया हो रहा है कि भाई तीनों का सम ज़ीरो हो रहा है और तीनों इक्वेशन में भी अगर मान लो तुम पहले दो को सॉल्व भी करते हो तो वैल्यू तो ज़ीरो ही आएगी ना, क्योंकि इक्वल में तो ज़ीरो दिया है। पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले दूसरे को सॉल्व किया, उसमें से एक्स वाले कट कर डाले तो वाई और जेड में एक इक्वेशन बन गई। फिर दूसरे को सॉल्व किया, उसमें भी एक्स और वाई को कट, एक्स को कट किया तो वाई और जेड में दूसरी इक्वेशन बन गई। उन दोनों को सॉल्व करके फिर हम एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालेंगे। पहले उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वाई जेड आएगा और फिर वाई जेड की वैल्यू उठा के पहले वाले में पुट कर देंगे तो एक्स आएगा। लेकिन यहाँ पर सबकी इक्वल में ज़ीरो दिया हुआ है तो फिर हमें समझ में आ रहा साफ साफ, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्लियरली x इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो और z इक्वल टू ज़ीरो इज सोल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है तीनों, इसमें x y z तीनों ज़ीरो आ रहा है। इस सोल्यूशन को हम एक नाम देते हैं। अब ये नाम जैसे ही मैं बताऊंगा आपको याद आ जाएगा। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आपने देखा था, तो वही ट्रिवियल सोल्यूशन है। हाँ, तो ट्रिवियल सोल्यूशन में क्या हो जाता है, तो फॉर ट्रिवियल सोल्यूशन एक्स वाई जेड ये तीनों के तीनों क्या होंगे आपस में ज़ीरो। और नॉन ट्रिवियल भी याद होगा आपको, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में क्या कर देते हैं, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या बताया गया था वहाँ पर, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए डी बताया गया था कि डी की वैल्यू ज़ीरो कर दो। और ये भी बताया गया था साथ में कि ये जेई का फेवरेट पार्ट है, बहुत पूछा जाता है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में क्या करते हैं। कई बार इसके क्वेश्चन आए और अभी भी आते हैं। हाँ, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को ज़ीरो कर देते हैं। जो भी इक्वेशन दी हुई है उनके एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट निकालो और उसको ज़ीरो कर दो। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमने किए हुए थे, तो अभी एक बार फिर से लिख लेते हैं। हाँ, अब किसी को ये डाउट हो जाए कि भाई ये डी क्यों ज़ीरो ले लेते हैं, ये आया कहाँ से, तो अभी जो हमने पीछे किया था ना बिल्कुल उसी का डिराइव है, उसी का सेम डेरिवेशन यहाँ पर भी वही होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि आखिर ऐसा होता क्यों, क्यों हम डी जो है वो ज़ीरो ले लेते हैं, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे आया, वहाँ पर तो हमने डायरेक्ट लिख लिया था क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट्स का देखा नहीं था, तो अभी हमें सब आइडिया है। तो देखो तीन इक्वेशन जो है उन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। याद होगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसी से हम सॉल्व करेंगे।
पहले दो इक्वेशन को, तीनों को नहीं, पहले दो को। जैसे हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x के अपॉन में, यहाँ y के अपॉन में, यहाँ z, जैसे वहाँ कांस्टेंट होता था तो यहाँ z आ जाएगा। तो x के अपॉन में लोगे तो x को बंद कर दो, बाकियों को लिख दो, तो यानी b1 b2 और c1 c2। जब y को लिखो तो y को बंद कर दो तो z आ जाएगा c1 c2 और x आ जाएगा a1 a2। और जब z को लिखो तो z को बंद कर दो तो आ जाएगा a1 b1 और a2 b2। बात समझ में आ रही? जब x को लेंगे तो x को भूल जाएंगे, ये x को हम भूल गए, ये हमने x को भूल गए तो क्या बचा? तो बचेगा हमारा ये b1 b2 और c1 c2, ये यहाँ पर ले लिया b1 b2 c1 c2। ऐसे ही हमने बाकी दोनों में भी ले लिया, इसमें भी c1 c2 a1 a2, फिर तीसरे में a1 a2 और b1 b2। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x अपॉन क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, और z अपॉन क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। और जब डबल इक्वल का केस होता है तो ये कई बार हमारी बात 11th क्लास से हो रही है कि जब दो दो तीन तीन इक्वल होते हैं तो हम सबके इक्वल में k लेट कर लेते हैं। तो सबके इक्वल में k लेट करने के बाद ये जो x y z है इनकी वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू k इंटू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन आ जाएगी, y की वैल्यू k टाइम्स सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन आ जाएगी, और z की वैल्यू k टाइम्स ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन आ जाएगी। ये तीनों वैल्यूज़ को जो है हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। जो इक्वेशन थर्ड है उसमें पुट कर देते हैं। ये जो हमारे पास तीन इक्वेशन थी ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड है। अभी हमने इन दोनों को सॉल्व किया था, फर्स्ट और सेकेंड को, और फिर थर्ड में पुट कर दिया। ये फर्स्ट थी और ये सेकेंड थी, इन दोनों को हमने पहले सॉल्व किया और फिर ये x और y और z की वैल्यू आ गई और इनको अब हम थर्ड में पुट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन थी हमारी a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0, और ये सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। a3 इंटू एक्स की वैल्यू है k टाइम्स b1 c2 माइनस b2 c1, b3 इंटू k टाइम्स c1 a2 माइनस c2 a1, ऐसे ही थर्ड की वैल्यू भी निकाल दो, मतलब पुट कर दो। c3 इंटू जेड है, c3 इंटू जेड की वैल्यू k टाइम्स a1 b2 माइनस a2 b1 आ जाएगा और इक्वल टू 0। k कॉमन लेके कट हो गया तो a3 b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस b3 c1 a2 माइनस c2 a1 प्लस c3 a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। ये जो आया है ना हमारे पास, ये वही है जो डिटर्मिनेंट डी है। अभी हमने पीछे भी इसके बारे में बात की थी तो वही लिख दिया था सीधे, तो यहाँ पर भी वही आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3 इक्वल टू 0। तो जब आप a3 के रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो थर्ड कॉलम है, कॉलम 3 जो है, कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में जब आप एक्सपैंड करेंगे इसको तो ये मिल जाएगा आपको, a3 आ जाएगा, b3 आ जाएगा और c3 आ जाएगा। तो अब समझ में आ गई होगी बात कि d ज़ीरो क्यों करते हैं। वहाँ पर तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि नॉन ट्रिवियल के लिए d की वैल्यू ज़ीरो करते हैं। तो बस अब हमको यही ध्यान रखना है कि फॉर ट्रिवियल सोल्यूशन d नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ट्रिवियल सोल्यूशन में आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी लें कि d की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, d नॉट इक्वल टू ज़ीरो ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए d इक्वल टू ज़ीरो। और ये हो गया इसका पूरा का पूरा प्रूफ। प्रूफ आए या ना आए समझ में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो हमने बात कर ली है। लेकिन हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जब भी बोलेगा तो उसका d जो है हमको क्या करके दिखाना है, ज़ीरो की इक्वल, और वहाँ से d की वहाँ से फिर कोई कांस्टेंट बोलेगा या जो भी बोलेगा उसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और जरा कर लेते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का, लिख लेते हैं, आप इसको सॉल्व करें।
इफ 2ax minus 2y plus 3z equal to 0, x plus ay plus 2z equal to 0 and 2x plus az equal to 0 have a non-trivial solution, then find a की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, ये सारे होमवर्क हो जाएंगे आपके। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। और भी क्वेश्चन है कुछ नॉन ट्रिवियल के जो आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। नॉन ट्रिवियल के क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको उसका खास ध्यान रखना है। नॉन ट्रिवियल के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन ट्रिवियल के लिए डी की वैल्यू 0 कर लेते हैं और डी की वैल्यू 0 रखने के बाद जो है कोई भी अननोन होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं इसमें, इफ theta lies between 0 and pi and the system of equation, और इक्वेशन हमारे पास है साइन थीटा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, साइन थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देते हैं देन थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। थीटा इक्वल टू, थीटा बताना है। ए ऑप्शन में दिया है π/6, बी ऑप्शन में है π/4, सी ऑप्शन में है π/3 और डी ऑप्शन में है π/2।